हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी क्लास। आज की क्लास संबंधित है टाइप ऑफ रेनफॉल या वर्षा के प्रकार से संबंधित है। तो एक शब्द होता है वर्षा और दूसरा शब्द होता है प्रेसिपिटेशन, जिसे कहा जाता है बरसण कहा जाता है। तो बरसण के अंतर्गत जैसे फुहारे पड़ते हैं, स्प्रे, स्लीट वर्षा जिसे कहा जाता है सहीम वर्षा, कभी कभी स्नोफॉल होता है, हेल स्टॉर्म क्रिया होती है और रेनफॉल होता है। तो बरसण के अंतर्गत सभी आते हैं, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म, रेनफॉल, स्प्रे, स्लीट, जैसे थंडर स्टॉर्म प्रक्रिया होती है, लाइटिंग की प्रक्रिया होती है, आदि सब इसके अंतर्गत आते हैं बरसण के। और बरसण का एक प्रकार है रेनफॉल। तो बरसण का एक प्रकार है रेनफॉल। तो बरसण के अंतर्गत सभी शामिल है, जैसे स्नोफॉल शामिल है, हेल स्टॉर्म शामिल है, रेनफॉल, स्प्रे, स्लीट या सही जिसे कहा जाता है सहीम वर्षा कहा जाता है, हेल स्टॉर्म का जिसे ओलावृष्टि होता है, यह सब बरसाण के अंतर्गत आते हैं, बरसण के अंतर्गत आते हैं। और बरसण के अंतर्गत रेनफॉल भी शामिल है। रेनफॉल क्या होता है? जब सतह से हवा ऊपर की तरफ उठती है, सतह से हवा ऊपर की तरफ उठती है, आर्द्र युक्त हवा, और ऊपर जाने के बाद क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आने के कारण यहाँ पर कंडेंसेशन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो कंडेंसेशन क्रिया के दौरान इसमें जो जल वाष्प उपस्थित है, वाटर वेपर है, जल वाष्प कन्वर्ट जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है। जब तो जल वाष्प जल की बूंदों में यदि कन्वर्ट हो जाए, जल की बूंदों में कन्वर्ट होने के बाद यह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ आने लगता है, गिरने लगता है जल की बूंदों के रूप में। तो इसे कहा जाता है वर्षा, या इसे कहा जाता है रेनफॉल कहा जाता है। तो यहाँ टेम्परेचर क्या है, ड्यू पॉइंट पे है, और ड्यू पॉइंट पे होने के कारण यह जो जलवाष्प है वह कन्वर्ट हो रहा है, जल की बूंदों में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर वर्षा की क्रिया होगी, या जिसे कहा जाता है रेनफॉल कहा जाता है। लेकिन यदि जलवाष्प कन्वर्ट हो जाए, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है, टेम्परेचर कम होने के कारण जलवाष्प कन्वर्ट हो रहा है, बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा, यह बर्फ के टुकड़े नीचे की तरफ आएंगे, और क्या होता है, इसमें हिमपात की क्रिया होती है, जिसे कहा जाता है स्नोफॉल कहा जाता है। तो यहाँ हिमपात की क्रिया होती है, या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े नीचे की तरफ आ रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, तो यहाँ पर स्नोफॉल की क्रिया होती है। तो टेम्परेचर कम होगा तो जल वाष्प कन्वर्ट होगा, स्नोफॉल में कन्वर्ट होगा। लेकिन टेम्परेचर थोड़ा ड्यू पॉइंट पे है, तो यहाँ पर जल की बूंदों में कन्वर्ट होगा तो वर्षा की क्रिया होगी। और जब यहाँ जलवाष्प कन्वर्ट हो जाए, छोटे छोटे बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर स्नोफॉल की क्रिया होती है। लेकिन यदि स्नोफॉल और जल की बूंदें, या स्नोफॉल या रेनफॉल दोनों एक साथ हो, या अर्थात जल की बूंदें नीचे की तरफ आ रही हैं पृथ्वी पर, और साथ ही साथ छोटे छोटे टुकड़े बर्फ के नीचे की तरफ गिर रहे हैं, तो उसे कहा जाता है सहीम वर्षा कहा जाता है। उसे सहीम वर्षा कहा जाता है या स्लीट वर्षा कहा जाता है। लेकिन यदि जल की बूंदें नीचे की तरफ आ रही हैं, इनका जो आकार है 0.5 मिली से क्या है, छोटा आकार है, मिलीमीटर से छोटा आकार है इनका, जल की बूंदें का, और गिर रही हैं पृथ्वी पर आ रही हैं, तो इसे कहा जाता है। लेकिन हमें आज पढ़ना है रेनफॉल के बारे में और उसके प्रकार के बारे में जानना। तो रेनफॉल क्या होता है? जब जल की बूंदें कन्वर्ट हो जाती हैं, जल वाष्प कन्वर्ट हो जाता है जल की बूंदों में, और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ आने लगता है, पृथ्वी पर गिरने लगता है, तो उसे कहा जाता है रेनफॉल कहा जाता है। तो रेनफॉल क्या है? इट इज़ द फॉल ऑफ एटमॉस्फेयर मॉइस्चर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्रेसिपिटेशन के अंतर्गत वर्षा को शामिल किया जाता है। तो बरसण का एक प्रकार है वर्षा, या उसे कहा जाता है रेनफॉल। पहले हम समझेंगे प्रेसिपिटेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, या बरसण के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, कौन कौन से कंडीशन काम करते हैं बरसण के लिए, उसके बारे में समझेंगे। फिर हम टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में समझेंगे। तो कंडीशन क्या होनी चाहिए? पहली कि हवा का ऊपर उठना चाहिए, हवा ऊपर उठे या इसे वर्टिकल उठे। और दूसरा क्या है कि इसमें जलवाष्प, इवेपोरेशन ऑफ वाटर, वाष्पीकरण की क्रिया होनी चाहिए। और तीसरा क्या है? सेचुरेशन ऑफ एयर, तो वायु का क्या होना चाहिए? संतृप्त होना चाहिए, वायु संतृप्त होनी चाहिए, और कंडेंसेशन की क्रिया प्रारंभ हो। और एयर का क्या हो? एयर का कंडेंसेशन हो। और तीसरा अगला क्या है कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइड का होना अनिवार्य है। इसको एक एक करके हम समझते हैं। तो जो प्रिसिपिटेशन या बरसण के लिए जो कंडीशन हमारी होनी चाहिए,
वह क्या है, हवा का ऊपर उठना, उसमें वाष्पीकरण क्रिया हो, संतृप्त वायु क्या हो, संतृप्त हो, कंडेंसेशन की क्रिया हो, और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइड का होना अनिवार्य है। इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यह स्थान है ए, यहाँ पर मान लिया जाए बी और यहाँ पर सी। अब ए स्थान से क्या होगा, ए स्थान का टेम्परेचर क्या है, अधिक है, तो यहाँ पर टेम्परेचर अधिक है, जबकि बी स्थान पर टेम्परेचर कम है और यहाँ पर भी टेम्परेचर क्या है, कम है। ए स्थान का टेम्परेचर हम मान लेते हैं 40 डिग्री है, बी स्थान का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है और सी स्थान का टेम्परेचर कितना है, मान लिया जाए 20 डिग्री सेल्सियस है। तो जहाँ टेम्परेचर अधिक होगा वहाँ बनेगा लो प्रेशर, तो इस एरिया में लो प्रेशर बनेगा, जबकि यहाँ पर बनता है हाई प्रेशर और यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर, ए स्थान पर लो प्रेशर होने के कारण यहाँ पर हवा क्या होगा, हवा ऊपर की तरफ उठेगी, क्योंकि टेम्परेचर अधिक है और टेम्परेचर अधिक होने के कारण हवा क्या होगी, हल्की होगी, तो यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ उठेगी। ए स्थान से हवा ऊपर की तरफ उठेगी, जबकि सी और बी स्थान पर क्या है, हाई प्रेशर बना हुआ है। हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ लो प्रेशर है, तो यहाँ जब हवा ऊपर की तरफ उठ रही है, जो स्पेस बन रहा है यहाँ पर, यहाँ की हवा ऊपर उठने के कारण स्पेस बन रहा है, तो जो हाई प्रेशर से हवा कहाँ चलेगी, लो प्रेशर की तरफ चलेगी। तो बी से भी क्या होगी, हवा लो प्रेशर की तरफ चलेगी और ए से हवा क्या हो रही है, ऊपर की तरफ हो रही है, उठ रही है, यहाँ पर हवा ऊपर की तरफ उठ रही है। तो जो हाई प्रेशर से हवा चल रही है या क्या कर रही है, हवा को पुश कर रही है या दबाव बना रही है, और पुश के कारण यह हवा ऊपर की तरफ, ए स्थान से हवा ऊपर की तरफ उठेगी। जो हल्की वायु राशि है, हल्की हवा है, यह ऊपर की तरफ उठेगी। तो पहली जो कंडीशन थी कि हवा का क्या होना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए। तो यदि लो प्रेशर बना हुआ है, लो प्रेशर के कारण हवा हल्की होगी और हवा ऊपर की तरफ उठेगी, और हवा जब ऊपर की तरफ उठेगी साथ ही साथ क्या होना चाहिए, इस हवा में वाष्पीकरण हो या वाष्प जल वाष्प उपस्थित हो। तो इस हवा में क्या हो, जल वाष्प उपस्थित हो। अब जब ऊपर हवा जाएगी, ऊपर हवा जाने पर क्या होगा, ऊपर बना हुआ है लो प्रेशर है, यहाँ पर ऊपर जाने पर लो प्रेशर यानी दबाव कम है, दबाव कम होने के कारण हवा क्या होगी, हवा का विस्तार होगा, यहाँ पर हवा विस्तार होगा, हवा का फैल जाएगी। और जब हवा का विस्तार हो जाएगा लो प्रेशर के कारण, क्योंकि ऊपर वायु दाब कम है, वायु दाब कम होने के कारण हवा का विस्तार होगा और हवा के विस्तार होने के कारण यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा एडियाबैटिक कूलिंग। यहाँ पर शुरू होगा एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग क्या होता है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई वस्तु है, वस्तु ना तो ऊर्जा का त्याग कर रहा है, एनर्जी बाहर जा रही है, और ना ही वस्तु एनर्जी ग्रहण कर रही है, फिर भी क्या हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट या वस्तु में क्या हो रहा है, टेम्परेचर में कमी आ रही है। टेम्परेचर में कमी होने का जो कारण है कि वो वस्तु के आकार में यदि वृद्धि हो रही, आयतन में वृद्धि होगी, तो इस वस्तु के टेम्परेचर में क्या होगी, कमी आएगी। तो वस्तु के टेम्परेचर में उसके आकार कम हो, और आकार बड़ा बड़ा होने के कारण या आयतन बड़ा होने के कारण इसके टेम्परेचर में कमी आ रही है, जबकि यह क्या कर रही है, ना तो ऊर्जा ग्रहण कर रही है और ना ही ऊर्जा का त्याग कर रही है। तो कोई ऑब्जेक्ट ना तो ऊर्जा का ग्रहण कर रहा है और ना ही ऊर्जा का त्याग कर रहा है, फिर भी उसके टेम्परेचर में क्या हो, कमी आए, उसे कहा जाता है एडियाबैटिक कूलिंग। तो इसे कहा जाता है एडियाबैटिक कूलिंग। तो यहाँ टेम्परेचर क्यों कम हो रहा है, क्योंकि इसके आयतन में वृद्धि हो रही है, आयतन में वृद्धि होने के कारण इसके टेम्परेचर में क्या है, कमी आ रही है। तो यहाँ पर शुरू हो जाता है एडियाबैटिक कूलिंग। एडियाबैटिक कूलिंग के दौरान क्या होगा, जो इसकी आर्द्रता है, आर्द्रता क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो इसकी ह्यूमिडिटी या आर्द्रता क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो अर्थात वह हवा क्या होनी चाहिए, संतृप्त होनी चाहिए। तो कूलिंग के दौरान हवा की आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता 100% होगी और हवा क्या हो जाएगी, संतृप्त हो जाएगी।
तो अगली कंडीशन क्या है, हवा का क्या होना चाहिए, संतृप्त होना चाहिए। अब जब हवा संतृप्त हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, जो जलवाष्प है, हवा में उपस्थित जो जलवाष्प है वह कन्वर्ट कंडेंसेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर कंडेंसेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। कंडेंसेशन क्या होता है, जब जल वाष्प में कन्वर्ट हो जाए, जल की बूंदों में कन्वर्ट हो जाए, तो जल वाष्प कन्वर्ट किसमें हो, जल की बूंदों में कन्वर्ट हो, तो जल वाष्प जो है क्या जल की बूंदों में कन्वर्ट हो, तो उसे कहा जाता है कंडेंसेशन। या जल वाष्प कन्वर्ट हो जाए स्नो या छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, तो यह भी क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। और यह निर्भर करता है उसके टेम्परेचर पर कि वह जल वाष्प कन्वर्ट होगा, जल की बूंदों में कन्वर्ट होगा, या स्नो में कन्वर्ट होगा, या बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट होगा। वह निर्भर करता है ऊपरी सतह पर स्थित जो टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर पर निर्भर करता है। तो हवा के टेम्परेचर पर निर्भर करता है कि वह किस में कन्वर्ट होगा। यदि जल की बूंदों में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहा जाता है रेनफॉल कहा जाता है, रेनफॉल। यदि यह जलवाष्प कन्वर्ट हो जाए, बर्फ के छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए, अर्थात टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है तो कन्वर्ट होगा, बस बर्फ के टुकड़ों में कन्वर्ट होगा, उसे कहा जाता है स्नोफॉल कहा जाता है। तो यहाँ जल की बूंदे, जल वाष्प कन्वर्ट हो रहा है जल की बूंदों में, और जल की बूंदों में कन्वर्ट होने के बाद क्या होगा, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइड का होना अनिवार्य है। अगला जो कंडीशन था कि हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइड का होना अनिवार्य है, अर्थात वायुमंडल की ऊपरी सतह पर क्या है, डस्ट पार्टिकल या छोटे छोटे टुकड़े पाए जाते हैं डस्ट के, उन्हें कहा जाता है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइड कहा जाता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइड कहा जाता है। अब जब यह जलवाष्प कन्वर्ट हो रहा है, जल की बूंदों में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या होगा कि जो ऊपरी सतह पर छोटे छोटे कण उपस्थित हैं, इन कणों पर क्या होगा, जल की बूंदें इस प्रकार चिपक जाएंगी, इस प्रकार चिपक जाएंगी। तो वहाँ जो छोटे टुकड़े उपस्थित हैं वायुमंडल की ऊपरी सतह पर, जल वाष्प क्या होगा, उसके ऊपर चिपक जाएगी। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए यह क्या है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइड है, और जब जलवाष्प कन्वर्ट हो रहा, जल की बूंदों में कन्वर्ट हो रहा, तो हाइग्रोस्कोपिक के किनारे किनारे क्या होगा, जल की बूंदें इस प्रकार चिपक जाएंगी। और जल की बूंदें जब चिपक हो जाएंगी तो इनका भार अधिक होने के कारण धीरे धीरे क्या होगा, यह नीचे की तरफ आने लगेंगी, इस प्रकार नीचे गिरने लगेंगे। इसे कहा जाता है वर्षा कहा जाता है, या रेनफॉल कहा जाता है। तो जल की बूंदें क्या नीचे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइड में चिपक जाएंगी और धीरे धीरे वह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की तरफ गिरने लगती हैं। इसे कहा जाता है रेनफॉल कहा जाता है, इसे रेनफॉल कहा जाता है। लेकिन जब यह जलवाष्प जल की बूंदों के बजाय क्या है, बर्फ के टुकड़ों में नीचे नीचे की तरफ आ रहा है, तो उसे कहा जाता है स्नोफॉल कहा जाता है। और दोनों के विशेषता यदि पाए, दोनों स्नोफॉल और रेनफॉल दोनों हो रहा है, तो उसे कहा जाता है स्लीट वर्षा कहा जाता है, या इसे सहीम वर्षा कहा जाता है। कंडीशन को देखा, कौन कौन से कंडीशन होने चाहिए बारिश के लिए, बर्फ रेनफॉल के लिए। उसमें हवा का ऊपर उठना अनिवार्य है, वाष्पीकरण हो, हवा का संतृप्त हो, कंडेंसेशन क्रिया हो, और हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाइड उपस्थित हो। तो यहाँ जब हाइग्रो जल की बूंदों में कन्वर्ट होगा यहाँ पर, तो एक क्या बनता है, क्लाउड का निर्माण होता है, या बादल बनते हैं, और बादल से धीरे धीरे क्या होगा, बूंदें नीचे की तरफ आएंगी, उसे कहा जाता है रेनफॉल कहा जाता है। अब हम वर्षा के प्रकार या टाइप्स ऑफ रेनफॉल के बारे में चर्चा करेंगे। 3 प्रकार हैं, एक है कन्वेक्शनल रेनफॉल, दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल, तीसरा है साइक्लोनिक या फॉरेंटल रेनफॉल के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल क्या है, या जिसे कहा जाता है संवहनी वर्षा, और दूसरा है ओरोग्राफिक जिसे कहा जाता है पर्वतीय वर्षा, और तीसरा है जिसे चक्रवाती वर्षा या जिसे वाताग्रीय वर्षा कहा जाता है। इसके बारे में समझेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कन्वेक्शनल रेनफॉल। इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो यह स्थान बी, और बी स्थान पर क्या है, मान लिया जाए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत है, अधिक है,
जबकि ए स्थान पर टेम्परेचर क्या है, कम है। यहाँ पर टेम्परेचर कम है और सी स्थान पर भी टेम्परेचर क्या है, कम है। और क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर बी स्थान पर अधिक होने के कारण यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होगा, जबकि यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर और यहाँ पर बनेगा हाई प्रेशर। अब लो प्रेशर पर क्या होगा कि हवा जो उपस्थित हवा है हवा ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ कर देगी, क्योंकि यहाँ गर्म हाई टेम्परेचर है। हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ हवा ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ कर देगी, तो हवा का यहाँ पर क्या होगा, आरोहण होगा। और ए से क्या होगा, ए और सी स्थान से यहाँ पर बना हुआ है हाई प्रेशर। हाई प्रेशर से हवा क्या करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलेगी और लो प्रेशर से हवा ऊपर की तरफ उठ रही। जब हवा ऊपर की तरफ उठती है इसे कहा जाता है कन्वेक्शनल धारा कहा जाता है। तो हवा लो प्रेशर के कारण हल्की होगी, हाई टेम्परेचर क्रिएट है और हवा ऊपर की तरफ उठना प्रारंभ हो जाएगी। जब हवा वर्टिकल ऊपर की तरफ उठ रही है, यहाँ पर क्या होता है कि एक क्लाउड कंडेंसेशन के दौरान जो क्लाउड बनेगा, यहाँ पर जो बादल बनेगा उसे कहा जाता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड कहा जाता है। तो यहाँ पर जो बादल बनेगा क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बनेगा, अर्थात इसे कहा जाता है कपासी वर्षक मेघ। जब कपासी वर्षक मेघ का निर्माण होगा तो यहाँ पर जो वर्षा होगी, तो यहाँ पर क्लाउड बन रहा है। क्लाउड का निर्माण, कौन से क्लाउड का निर्माण हो रहा है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का निर्माण होगा। और बादल के निर्माण के बाद क्या होगा कि यहाँ पर बारिश प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, यहाँ पर रेनफॉल आरंभ हो जाएगा। और जो वर्षा होगी तीव्र वर्षा होगी, तीव्र वर्षा होगी, थंडर स्टार्म या जिसे कहा गरज और चमक के साथ वर्षा होगी। गरज लाइटिंग के साथ वर्षा होती है, क्योंकि जब क्यूमुलो निम्बस, जब वर्टिकल विस्तार है बादल का, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का निर्माण हुआ है, तो जो वर्षा होती है गरज और चमक के साथ वर्षा होती है और क्षणिक वर्षा होती है। कम ही समय तक वर्षा होगी लेकिन बहुत तीव्र गति से वर्षा होती है। तो यहाँ पर तीव्र गति से वर्षा होगी, कम समय तक बारिश होगी और एक सीमित क्षेत्र में बारिश होगी, तो क्योंकि यहाँ पर बना हुआ है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का निर्माण हुआ है। और संवहनी वर्षा, यदि वायुदाब पेटियों का अध्ययन किया जाए तो संवहनी वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, भूमध्य रेखी क्षेत्र प्रदेशों में, भूमध्य रेखी प्रदेशों में, या सबसे ज़्यादा इस प्रकार की वर्षा होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, या जिसे कहा जाता है संवहनी वर्षा। और ज़्यादातर या क्या 2 बजे के बाद, दोपहर के बाद यहाँ पर हवा ऊपर की उठेगी, जो प्रक्रिया होगी, प्रक्रिया होने के बाद लगभग 2 बजे के बाद यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होता है, बारिश होना प्रारंभ हो जाती है। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल के अंतर्गत देखा गया कि लो प्रेशर क्रिएट है, लो प्रेशर के कारण उस एरिया का जो हवा है वह हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ उठेगी। ऊपर उठने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का निर्माण होगा और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के कारण क्या होगा, तड़ित या गरज और चमक के साथ इस क्षेत्र में बारिश होगी और तीव्र बारिश होती है। और यह कब देखा जाता है, 2 बजे के बाद इस क्षेत्र में वर्षा प्रक्रिया या प्रारंभ हो जाती है। और यहाँ जो क्षेत्र है वह है भूमध्य सागरीय प्रदेशों में, या इस प्रकार की वर्षा होती है, कन्वेक्शनल रेनफॉल होता है। दूसरा है ओरोग्राफिक रेनफॉल, जिसे कहा जाता है पर्वतीय वर्षा कहा जाता है। अब पर्वतीय वर्षा क्या है, इसको भी हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं या डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यह है सी लेवल, यह है समुद्र और यहाँ पर स्थित है माउंटेन या पर्वत। अब सी लेवल से या समुद्र से क्या होगा, आर्द्र युक्त हवा पर्वतों की तरफ आगे बढ़ रही है। तो यहाँ से सी से क्या हो रहा, समुद्र से आर्द्र युक्त हवा
पर्वतों की तरफ आगे बढ़ रही हैं। अब जब यह पर्वतों से यह हवा विंड टकराएगी तो पर्वतों के से टकराने के बाद क्या होगा, पर्वतों के सहारे ऊपर की तरफ यह उठने लगेगी। तो यह जब पर्वतों से यह टकराएगी तो पर्वतों के सहारे यह ऊपर की तरफ उठने लगेगी। और ऊपर की तरफ उठने के कारण क्या होगा कि जो हवा है, आर्द्र युक्त हवा, इसके टेम्परेचर में क्या होगी, कमी होगी। टेम्परेचर में कमी होने के कारण क्या होगा कि यहाँ पर बादल का निर्माण होगा, कंडेंसेशन क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और कंडेंसेशन के दौरान भी क्या होगा, यहाँ पर बादल बनेंगे। और जो यहाँ पर जो बादल बनता है वह भी क्या है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का निर्माण होता है, या जिसे कहा जाता है कपासी वर्षक मेघ कहा जाता है। तो हवा जब पर्वतों से टकराएगी और टकराने के बाद क्या होगा, हवा आर्द्र युक्त हवा पर्वतों से टकराने के बाद यह इसका हवा का ऊपर की तरफ आरोहण होगा। तो पर्वतों के सहारे क्या है, ऊपर की तरफ उठेगी। और ऊपर जाने पर क्या होगा कि इसके टेम्परेचर में कमी आएगी। और टेम्परेचर में कमी होने के कारण यहाँ पर बादल का निर्माण होगा। और कौन सा बादल बनेगा, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड का निर्माण होगा। और क्यूमुलो निम्बस क्लाउड के निर्माण के कारण यहाँ पर जो वर्षा होगी, तीव्र वर्षा होगी, चमक और गरज के साथ वर्षा होगी, और क्षणिक वर्षा होती है, कम ही समय तक बारिश होती है। लेकिन आगे क्या होगा, कंडेंसेशन की बारिश के दौरान जब हवा ठंडी हो जाएगी, यह हवा ठंडी हो जाएगी तो पर्वतों के सहारे यह नीचे की तरफ हवा आने लगेगी। तो हवा क्या है, अब हवा का नीचे की तरफ अवरोहण हो रहा है। लेकिन जिस तरफ से हवा ऊपर की तरफ उठ रही थी वह क्या है, विंडवार्ड है। और यह जहाँ हवा नीचे की तरफ उठ नीचे की तरफ आ रही है, जिन पर्वतों के सहारे, जिन उसे कहा जाता है लीवार्ड कहा जाता है। तो हवा ऊपर की तरफ उठी, वर्षा की अब हवा नीचे की तरफ ठंडी होकर यह नीचे की तरफ आएगी। और यह मान लिया जाए बी क्षेत्र है और यहाँ है ए क्षेत्र। तो ए क्षेत्र से जब हवा पर्वतों से टकरा रही है उसे कहा जाता है पवनामुखी विंड। जबकि जहाँ से नीचे की तरफ आ रही है उसे कहा जाता है पवनाभिमुख विंड कहा जाता है, या हवा कहा जाता है, जिसे लीवार्ड कहा जाता है। अब जब हवा ठंडी होकर नीचे की तरफ आ रही है, बी क्षेत्र में क्या हवा नीचे की तरफ ठंडी हो आ रही है, और यह हवा क्या होगी, ठंडी कोल्ड हवा होगी। और साथ ही इसमें जो आर्द्रता क्या है, आर्द्रता भी कम होगी। तो हवा जिस पवनमुखी क्षेत्र में क्या हवा आर्द्र है और गर्म है, तो इस क्षेत्र में बारिश होगी। लेकिन जब हवा नीचे उतरेगी तो यह हवा ठंडी हो जाएगी और इसमें आर्द्रता में कमी हो जाएगी। इस कारण बी क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा नहीं होगी। और इसे कहा जाता है रेन शैडो रीजन कहा जाता है। इसे रेन शैडो रीजन कहा जाता है। तो जहाँ से हवा उठ रही है उसे कहा जाता है पवनामुखी कहा जाता है, और जहाँ नीचे हवा आ रही है वह पवनाभिमुखी। तो पवनाभिमुखी क्षेत्र में क्या होगा, रेन या वर्षा नहीं होगी, क्योंकि यह हवा ठंडी हो गई और नीचे की तरफ आ रही है, नीचे हाई प्रेशर बन रहा है और आर्द्रता में कमी हो रही है। इस कारण से इस क्षेत्र में यह हवा शुष्क है या आर्द्र युक्त हवा नहीं है। इस कारण इस क्षेत्र में बारिश नहीं होगा बी क्षेत्र में। तो इसे कहा जाता है रेन शैडो रीजन कहा जाता है। तो यहाँ पर हवा ऊपर उठी, बादलों का निर्माण हुआ, और वर्षा के बाद क्या है कि हवा नीचे आएगी ठंडी होकर, और जिस क्षेत्र में नीचे आएगी वहाँ पर रेनफॉल नहीं होगा। इसे कहा जाता है रेन शैडो रीजन या वृष्ट छाया प्रदेश कहा जाता है। तो यहाँ पर हवा ऊपर उठी बारिश की, लेकिन अगर ये क्षेत्र में देखा जाए तो यहाँ से हवा ऊपर उठ रही है, जैसे जैसे ऊपर की तरफ उठेगी तो वर्षा की मात्रा में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ऊपर जाने पर वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। तो पर्वतीय पाद की तुलना में यह ए क्षेत्र है, ये बी क्षेत्र है, सॉरी इसी क्षेत्र है। तो यह पर्वतीय पाद की तुलना में ऊपर जाने पर हवा बारिश में वृद्धि हो रही है। लेकिन जब पीक पर पहुंचेगी, पर्वतीय श्रृंग पर पहुंचेगी, तो फिर वर्षा की मात्रा में कमी आ जाएगी। इसे कहा जाता है इन्वर्जन ऑफ रेनफॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर पवनमुखी क्षेत्र में वर्षा होगी, जबकि पवन विमुखी क्षेत्र में क्या होगा, वर्षा नहीं होगी। इसे कहा जाता है वृष्ट छाया प्रदेश कहा जाता है। तो हमने कन्वेक्शनल रेनफॉल के बारे में जाना, ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या है इसके बारे में समझा। अगला जो प्रकार है जिसे कहा जाता है साइक्लोनिक या फ्रंटल रेनफॉल, इसके बारे में समझते हैं।
तो फ्रंट के बारे में हमने पिछली क्लास में देखा था कि फ्रंट का निर्माण क्या हो रहा है, जब दो विपरीत स्वभाव की वायु राशियां आपस में मिलती हैं, दो अलग अलग स्वभाव की वायु राशियां जिसमें तापमान के आधार पर अंतर है, आर्द्रता के आधार पर अंतर है, आपस में टकराती हैं तो वहां पर वाताग्र का निर्माण होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान रहे हैं यह ए स्थान है, यहाँ बी है और एक स्थान सी है। ए से एक हवा चल रही है, वह है कोल्ड विंड या कोल्ड वायु राशि है, जबकि सी से एक हवा चल रही है, उसे मान लिया जाए यह क्या है, वार्म विंड है, गर्म हवा। और दोनों क्या है, बी की तरफ चल रही हैं। कोल्ड विंड की विशेषता क्या है कि इसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर कम है। टेम्परेचर कम होने के कारण यह भारी होगी, हैवी होगी, और यह क्या है, शुष्क हवा होगी, इसमें आर्द्रता नहीं होगी। जबकि वार्म विंड की विशेषता क्या है कि यह हवा गर्म है, टेम्परेचर अधिक है, यह हल्की हवा होगी, लाइट हवा होगी, और यह आर्द्र युक्त हवा होगी। जब दोनों हवा बी की तरफ बढ़ रही हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इनका मिश्रण नहीं होगा, और मिश्रण ना होने के कारण जो गर्म हवा है, गर्म हवा कोल्ड विंड या ठंडी हवा के ऊपर की तरफ क्या हो जाएगी, शिफ्ट हो जाएगी। जबकि जो कोल्ड विंड है वह गर्म हवा के नीचे की तरफ शिफ्ट होगी, क्षेपित हो जाएगी। तो गर्म हवा हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ बढ़ेगी, और ऊपर जाने पर क्या होगी, यह हवा ठंडी हो जाएगी, इसका टेम्परेचर में कमी आएगी, अर्थात यहाँ पर एडियाबैटिक कूलिंग होगा। और एडियाबैटिक कूलिंग के दौरान क्या होगा कि इसकी जो आर्द्रता है, सापेक्षिक आर्द्रता 100% हो जाएगी, और यहाँ पर बनता है, ऊपर जाने पर कंडेंसेशन की क्रिया के दौरान यहाँ पर क्या बनता है, बादल या क्लाउड का निर्माण होता है और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। तो यहाँ पर दो अलग स्वभाव की वायु राशियाँ हैं, एक है कोल्ड, एक है वार्म, दोनों के एक दूसरे के नज़दीक आ रही हैं। तो क्या होगा, गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी कोल्ड विंड के, और कोल्ड विंड नीचे की तरफ हो जाएगी, और ऊपर जाने पर गर्म वायु आर्द्र है होने के कारण टेम्परेचर में कमी आएगी, टेम्परेचर में कमी होने के कारण क्लाउड का निर्माण होगा और वर्षा क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और दोनों के मध्य में क्या बनता है, एक ढाल नुमा आकृति बनती है, यहाँ पर ढाल नुमा आकृति बनती है, या 3 डायमेंशनल स्लोप का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है वाताग्र, या उसे कहा जाता है फ्रंट कहा जाता है। और जब कोल्ड फ्रंट होता है, कोल्ड फ्रंट का निर्माण होता है, कोल्ड फ्रंट में जो ढाल का निर्माण होता है, कुछ तीव्र ढाल होती है, इस प्रकार की आकृति बनती है। जबकि वार्म जब फ्रंट होता है तो उसकी ढाल मंद होती है और कुछ इस प्रकार की आकृति बनती है। तो साइक्लोनिक या जिसे वाताग्री वर्षा क्या होता है कि जो अलग विपरीत वायु स्वभाव की वायु राशियाँ आपस में एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, तो क्या होगा कि ऊपर हल्की वायु राशि ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, जबकि ठंडी वायु नीचे की तरफ, और यहाँ पर बनता है एक स्लोप का निर्माण होता है, या ढाल बनती है, उसे कहा जाता है वाताग्र कहा जाता है। तो आज की क्लास में हमने टाइप्स ऑफ रेनफॉल, वर्षा के प्रकार के बारे में समझा, जिसके अंतर कन्वेक्शनल रेनफॉल या ओरोग्राफिक रेनफॉल और फ्रंट्स रेनफॉल के बारे में समझा, और प्रेसिपिटेशन क्या होता है, बरसण क्या होता है, इसके बारे में जाना। बरसण के बाद हमने रेनफॉल के जो प्रकार होते हैं उनके बारे में। तो बस आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।